अभी हाल में ममता बनर्जी पर हुए हमले के बाद एक दफा फिर से पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में खास तौर से ममता पर हुए इस हमले के बाद जिस तरीके के नाटकीय प्रक्रम देखने को मिले हैं वो इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या ममता बनर्जी पर हुआ ये हमला पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोई नया मोड़ ला सकता है। आखिर इस हमले में ऐसा क्या है कि बीजेपी भी इसके लिए सतर्क है और टीएमसी के कार्यकर्ता भी इसको लेकर बहुत सजगता के साथ अपने चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी पर हुए इस हमले की ऐसी क्या प्रासंगिकता है पश्चिम बंगाल के चुनाव में कि जिससे बीजेपी के हेडक्वार्टर में भी खलबली है और टीएमसी के आर्किटेक्चर स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर भी इसको लेकर काफी उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं। इसकी कहानी समझने के लिए आपको ममता बनर्जी का पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझना होगा, जो ये बात सिद्ध करता है कि जब जब ममता पर हमले हुए हैं तब तब ममता सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हुए सत्ता के शिखर तक पहुंची हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ममता बनर्जी पर हुए उन 3 हमलों की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने ममता बनर्जी को गली की राजनीति से उठा के सीधा पश्चिम बंगाल की सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको ममता बनर्जी पर हुए उन 3 हमलों की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने ममता बनर्जी को अग्नि कन्या की संज्ञा दे दी, जिन्होंने ममता को बंगाल की बाघिन का टैग दे दिया। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पॉलिटिक्स को, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दीदी पर पहला हमला हुआ था 1980 में। 1980 में दीदी कांग्रेस की युवा कार्यकर्ता के तौर पे कोलकाता में एक जबरदस्त मार्च का नेतृत्व कर रही थी। नेतृत्व के दौरान लेफ्ट सरकार ने दीदी पर पुलिसिया लाठीचार्ज का आदेश दिया था और जिसके बाद ममता बनर्जी की लाठीचार्ज में पिटती हुई तस्वीरों ने बंगाल की राजनीति में एक भूचाल लाया था। और इस भूचाल का परिणाम हुआ था 1984 में एक सामान्य सी कांग्रेसी कार्यकर्ता के हाथों दिग्गज लेफ्ट नेता सोमनाथ चटर्जी की हार। यानी ममता बनर्जी पर लेफ्ट की लाठियों ने लेफ्ट के सबसे दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी की कुर्सी ले ली थी। यह पहली दफा ममता बनर्जी पर हुआ हमला था जिसने ममता की राजनीति को एक नया आकार दिया था। ममता पर दूसरा हमला हुआ 1997 में। 1996-97 का ये वो दौर था जब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करने के बाद नए सिरे से अपनी राजनीतिक पारी को गढ़ने के लिए बेताब थी। आंखों में तेजाबी ख्वाब थे और ख्वाबों को पूरा करने के लिए लेफ्ट की सरकारों की आलोचना करने के लिए ममता बनर्जी सड़कों पर मार्च दर मार्च कर रही थी और लेफ्ट की हुकूमत पर ममता की ये आवाज़ किसी चाटे की तरह पड़ती थी। इसीलिए लेफ्ट ने ममता की आवाज़ को दबाने के लिए एक बार फिर बर्बरता का सहारा लिया। पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ, बदसलूकी की गई, ममता की साड़ी फट गई और इसके बाद ममता पर हुए इस हमले के बारे में अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि 24 घंटे के भीतर भीतर पश्चिम बंगाल के गांव में ममता की मौत की खबर फैल गई। पश्चिम बंगाल के गांव में इतनी जोर शोर से यह अफवाह फैली कि पुलिसिया कार्रवाई में ममता बनर्जी की मौत हो गई कि गांव गांव के लोग अपने अपने गांव के किनारे वाले हाईवे पर जाकर जमा हो गए। पश्चिम बंगाल की सड़कें जाम हो गईं और 24 घंटे के भीतर भीतर सरकार बैकफुट पर थी और ममता पर हुए इस हमले ने ममता बनर्जी को एक बार फिर से बंगाल की बाघिन का खिताब दे दिया था। ये दूसरा हमला था ममता बनर्जी के राजनीतिक इतिहास में जिसने ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में मुख्य विपक्षी धड़े के तौर पर स्थापित कर दिया था। ममता पर तीसरा हमला 2006 में हुआ। तब तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने हल्दिया के सामने पड़ने वाले नंदीग्राम के इलाके की 900-950 एकड़ जमीन टाटा मोटर्स को सौंपने का ऐलान किया था और जिसके बाद स्थानीय लोग खास तौर से आक्रोशित थे, क्योंकि उनके अनुसार जमीनी हस्तांतरण के दौरान कई विवाद बचे रह गए थे और कई लोगों की बिना इच्छा के भी जमीन टाटा मोटर्स को सौंप दी गई थी। इसको लेकर लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, तो सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत हुई और इस दफा भी लोगों की आवाज बनी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अपने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचती हैं। इसके बाद आंदोलन शुरू होता है। पूरे नंदीग्राम के इलाके में जबरदस्त तरीके का उत्साह देखने को मिला था ममता बनर्जी को लेकर और इसके बाद ममता बनर्जी ने लेफ्ट के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया। सिंगूर से लेकर हुगली तक पदयात्रा की, जिसके बाद ममता बनर्जी को पांव पांव चल के सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली नेता का खिताब भी दिया गया। इसके बाद इस आंदोलन में हिंसा हुई। हिंसा में 10-12 लोगों की मौतें हुई, गोलियां चली, ममता बनर्जी को भी चोटें आईं
और फिर ममता बनर्जी की वो तस्वीर सामने आई जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता को हमेशा के लिए सिने स्टार के तौर पर स्थापित कर दिया। वो तस्वीर जब ममता सड़कों पर माथे पर पट्टी बांध के उतरी थी और जिन तस्वीरों को अखबारों में एक झलक देखने के लिए अखबारों की बिक्री 10 गुना तक बढ़ गई थी। ये ममता के राजनीतिक इतिहास में उन पर हुआ तीसरा हमला था जिसने सिद्ध कर दिया था कि अब लेफ्ट के दिन गिनती के बचे हैं और ममता बनर्जी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी इंतजार कर रही है। तो इतिहास गवाह है, जब जब ममता बनर्जी पर हमले हुए हैं तब तब ममता बनर्जी सत्ता के सिंहासन के और करीब पहुंची हैं। तो क्या ममता बनर्जी ने यही सोचकर अपने आप पर हमला कराया है, क्योंकि वो जानती हैं कि जनता में ऐसा परसेप्शन जाता है कि जब जब ममता पर हमला होता है तब तब ममता जीतती हैं, या जिन लोगों के लिए ममता के लिए थोड़ी बहुत सिंपैथी रही होगी उनके मन में, इस हमले के बाद वो सिंपैथी जागेगी। तो क्या ममता बनर्जी ने अपने लिए सिंपैथी लहर क्रिएट करने के लिए ये हमला अपने ऊपर कराया है, या बीजेपी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के इस उत्साह के आगे हिंसक होने पर मजबूर हो गए हैं? क्या ममता बनर्जी की राजनीति को लेकर इतनी असहजता पैदा हुई भाजपा के कार्यकर्ताओं में, या आम लोगों के द्वारा जिसको लेकर ममता बनर्जी पर हमले किए गए? सोच आपकी है, अपनी सोच अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।